हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सफलतम क्लासेस। हमने लास्ट टाइम पार्ट 1 किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आज सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेटल होती है उसके ऊपर जितना चार्ज प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल है, आपके पास ये एग्जाम्पल है K4FeCN6। अब आपको सेंट्रल मेटल पता है, ब्रैकेट के जस्ट अंदर आपकी सेंट्रल मेटल होती है। आप उसको कंसीडर करो X। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? उसका मतलब कोई भी एज्यूम कर सकते हो आप, X लिख लिया। अब बात आती है लिगेंड की, कि लिगेंड के ऊपर कैसा चार्ज है। लिगेंड के ऊपर चार्ज है -1। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि कितने लिगेंड इसमें प्रेजेंट है। 6 लिगेंड प्रेजेंट है तो 6 आ गया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो काउंटर आयन है कितने हैं, उस पर चार्ज कितना है। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम 1 पॉजिटिव होता है तो 1, और है कितने पोटेशियम 4। अब इस कंप्लीट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब यहाँ आप क्या लगाओगे, इक्वल के 0। अब इसको सॉल्व करो, x -6 + 4 = 0। x की वैल्यू आपकी आ गई x - 2 = 0। और अब 0 के दूसरी तरफ आप लेके जाओगे तो x की वैल्यू आ गई +2। मतलब कि जो आपकी आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका हो गया +2। अब इसके हम और भी एग्जांपल करेंगे। जैसे अब इसमें सेंट्रल मेटल कौन सी है? कोबाल्ट। इसमें कौन सी है? निकल, आयरन, कोबाल्ट, जिंक। अब जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको आप x कंसीडर करो। x NH3 कैसा लिगेंड है? लास्ट टाइम मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी न्यूट्रल लिगेंड की, कैटायनिक लिगेंड की और एनायनिक लिगेंड की। तो NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसीलिए इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 0। अब यहाँ बाहर देखो कितने हैं, Cl 3 है, और चार्ज कितना होता है इसके ऊपर? -1 × 3 = 0। तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी? इक्वल के उस तरफ ले जाओगे तो +3। इसका मतलब ये है कि कोबाल्ट जो है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद देखो निकल CO4। अब निकल की भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है तो x कंसीडर करो। CO आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है तो 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी x की वैल्यू है वो कैसी आएगी? 0। मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। सिमिलरली FeCO5 का भी क्या होगा आपका? 0, क्योंकि CO कैसा है आपका? न्यूट्रल लिगेंड है। उसके बाद देखो आयरन की कंसीडर करो x। ऑक्सलेट की कितनी होती है आपकी? ऑक्सलेट का फॉर्मूला C2O4 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज होता है, -2 × कितने हैं ऑक्सलेट? 3। प्लस सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1, और है कितने सोडियम आपके? 3। तो यहाँ से आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? -6 + 3 आपका आ गया +3। उसके बाद नेक्स्ट देखो COEN3Cl3। ईन ये भी आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसको भी आप क्या लिखोगे? 0। -3 = 0। तो x की वैल्यू आपकी आ गई +3। तो यहाँ पर CO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई? +3। उसके बाद K2ZnOH4, जिंक की निकालनी है हमें। जिंक x प्लस K की कितनी है? 2 × 1, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है और 2 है। OH के ऊपर -1 चार्ज होता है और है कितने? 4। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी +2 - 4 = 0। x की वैल्यू आपकी आ गई +2। इसका मतलब जिंक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? +2 में।
उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर तो होता है कि मेटल के ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि जो आपकी मेटल है उसको कितने लिगेंड ने सराउंड किया हुआ है, मतलब कि नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम, कि आपकी जो सेंट्रल मेटल एटम है उससे कितने लिगेंड अटैच है। तो जो अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो उसका आपके पास एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड। डेंसिटी क्या होती है कि कितनी डोनर साइट है लिगेंड की, वो लिखोगे आप, और नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड प्रेजेंट है। जैसे हमने यही स्ट्रक्चर किया, अब इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और इसमें ही आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपने सीख लिया। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे, क्या बोला मैंने कि आपकी सेंट्रल मेटल के साथ कितने लिगेंड प्रेजेंट है, हमें सिर्फ मतलब है लिगेंड से। तो यहाँ पर अगर आप NH3 की बात करो तो NH3 की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ NH3 होती है आपकी 1, और है कितने लिगेंड आपके 6, तो 6 × 1 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा इसका, 6 आ जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। नेक्स्ट वाले की बात करें तो निकल CO4, CO भी कैसा लिगेंड है आपका, मोनोडेंटेट है, तो इसकी डेंसिटी भी 1 हो जाएगी, और है कितने लिगेंड, 4 लिगेंड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा आपका 4। नेक्स्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 5, क्यों, क्योंकि CO मोनोडेंटेट है और आपके 5 लिगेंड से सराउंडेड है। उसके बाद इसके अंदर देखो OX3, OX3 का मतलब C2O4, 2 नेगेटिव होता है, मतलब कि जो C2O4 है ऑक्सीलेट है उसका स्ट्रक्चर आपका इस टाइप का होता है, O नेगेटिव O नेगेटिव। डोनर साइड कितनी है इसमें 2, तो इसका मतलब डेंसिटी भी कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। अब डेंसिटी तो 2 हो गई, अब आपको ये चेक करना है कि ये कितने लिगेंड से सराउंडेड है, कितने लिगेंड है इसमें 3, तो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा इसका 2 × 3 6। उसके बाद COEN3, EN भी आपका बाइडेंटेट होता है, इसका मतलब कि ये कितने, इसकी जो डेंसिटी है वो 2 हो जाएगी, और कितने लिगेंड हैं आपके 3 लिगेंड हैं, तो आपकी टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। ऐसे ही सेम इसमें देखो OH आपका मोनोडेंटेट होता है, तो डेंसिटी हो गई आपकी 1, और कितने लिगेंड हैं 4, इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा आपका 4। इस तरीके से आप क्या निकालोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है IUPAC नोमेनक्लेचर। जैसे हर एक चीज़ का नाम होता है वैसे ही हमारे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, उसके भी नाम होता है। अब उसका नाम हम किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही रूल करने हैं। सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि जब आप नाम करोगे तो सबसे पहले नेमिंग किसकी करोगे, तो सबसे पहले आप नेमिंग करोगे कैटायन की। कैटायन मतलब कि कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स है, जो सबसे पहले लिखा होगा वो आपका कैटायन होगा, और जो बाद में लिखा होगा वो आपका एनायन होगा। तो सबसे पहले जो आपको नेमिंग स्टार्ट करनी है, नेमिंग आपको स्टार्ट करनी है कैटायन से। उसके बाद अब बात आती है कॉम्प्लेक्स की। अगर आप कॉम्प्लेक्स का नामकरण कर रहे हो, अब कॉम्प्लेक्स भी मैंने आपको 2 टाइप के बताए थे कि वो कैटायनिक होगा, एनायनिक होगा, या फिर न्यूट्रल भी हम बोल सकते हैं। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है
और एनाइनिक है। कैटाइनिक और न्यूट्रल में जब हम मेटल का नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल का, वो एज इट इज़ लिखेंगे, सेम लिखेंगे, जो उस मेटल दी होगी वही नाम आप लिखोगे। दूसरा, अगर आपका एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उसके नाम के बाद 8 लग जाता है, मेटल के नाम के बाद आपका 8 लग जाएगा। जैसे अगर किसी में आयरन दे रखा है Fe, तो आप ये चेक करोगे कि वो कैटायन है, मतलब पहले लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसका नाम एज इट इज़ लिख दोगे आयरन। अगर जो ये कॉम्प्लेक्स है वो आपका एनायन है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो आप इसका नाम लिखोगे फेरेट। सिमिलर गोल्ड के केस में, गोल्ड को अगर सिंपल Au होता है, अगर आपका कैटाइनिक है तो आप लिखोगे इसको गोल्ड, अगर आपका एनाइनिक है तो आप इसको लिखोगे ओरेट। सेम सिल्वर में, अगर आपका कैटायन है तो आप सिल्वर लिखोगे, अगर आपका एनायन है तो आप लिखोगे अर्जेंटेट। तो इस तरीके से आपको इनकी नेमिंग करनी है। अब देखो हम, और अगर मान लो कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड हैं कई सारे दिए हुए हैं, मल्टीपल लिगेंड दिए हैं, तो आप क्या करोगे, उनकी जो नेमिंग करोगे अल्फ़ाबेटिकली करोगे, अल्फ़ाबेटिकली। ये कुछ रूल है जो आपको IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए याद रखने हैं। अब जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, तो एक एक करके हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो पहले लिखा होगा वो क्या होगा, आपका कैटायन होगा। इसका मतलब ये आपका कैटायन है और ये बाहर जो लिखा हुआ है ये आपका एनायन है। अगर कैटायन पहले लिखा है तो आप कैटायन की नेमिंग पहले करोगे। कैटायन की नेमिंग पहले करोगे तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको नाम लिखना है लिगेंड का। सबसे फर्स्ट नाम आप लिखोगे लिगेंड का, कि लिगेंड का नाम क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है और इसका नाम होता है एमीन। अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे, कितने हैं एमीन, 6, तो आप लिखोगे हेक्सा एमीन। उसके बाद आप क्या नाम लिखोगे, कोबाल्ट। कोबाल्ट मतलब मेटल है। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो आप मेटल का जो नाम लिखोगे वो एज इट इज़ लिखोगे, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, कोबाल्ट। इतना लिखने के बाद जब भी आप सेंट्रल मेटल का नाम लिखोगे तो उसके जस्ट बाद आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो यहाँ से आपको ऑक्सीडेशन नंबर इसीलिए पहले सिखाया गया था कि आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सको। अब इसका x और ये तो 0 हो जाएगा, -3, इसका मतलब ये +3 में है, तो यहाँ पर आप रोमन नंबर में लिखोगे, यहाँ आ जाएगा आपका 3। अब उसके बाद क्या बचा, आपका काउंटर आयन बचा, तो काउंटर आयन क्या है आपका, क्लोराइड। आइड लगा दोगे आप पीछे, तो क्या बन गया, ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया, इसका ये नाम हो गया। अब नेक्स्ट देखो, इसके अंदर जो लिगेंड है वो कितने हैं, 2, मतलब मल्टीपल लिगेंड है। और दूसरा, अब आप ये चेक करो कैटायन है या एनायन है, तो जो ये आपका कॉम्प्लेक्स है जो पहले लिखा होगा वही कैटायन होगा, तो ये आपका कैटायन है और ये आपका एनायन है। कैटायन में सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंड में, ये तो हो गया आपका एमीन और ये हो गया आपका एक्वा। तो एमीन पहले आता है या एक्वा पहले आता है, आपका एमीन पहले आता है, तो सबसे पहले आप नाम लिखोगे आपके एमीन का। तो कितने एमीन है, 3, तो लिखोगे आप ट्राई एमीन। फिर आप लिखोगे H2O का नाम ट्राई एक्वा। उसके बाद सेंट्रल मेटल कैटायन है तो डायरेक्ट कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, तो NH3 भी न्यूट्रल लिगेंड है, H2O भी न्यूट्रल लिगेंड है। Cl के ऊपर कितना चार्ज है, -2, इसका मतलब यहाँ पर CO कौन सी स्टेट में है, +2 में है, तो यहाँ हमने लिख दिया 2। बाद में पीछे क्या बच गया, काउंटर आयन क्लोराइड। नेक्स्ट देखो, इसमें
जो पहले लिखा होगा वही कैटायन है, ये आपका लिख दिया कैटायन, और ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया आपका एनायन। अब कैटायन पहले है तो कैटायन का नाम ही पहले लिखा जाएगा, तो के क्या होगा आपका पोटेशियम। जो भी काउंटर आयन है कितने प्रेजेंट है वो आप नहीं लिखोगे, यहाँ आप ये नहीं लिखोगे कि टेट्रा पोटेशियम, आप डायरेक्ट नाम लिखोगे पोटेशियम। उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे, कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कितने हैं 4, और नाम क्या है इसका हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो। उसके बाद देखो मेटल कौन सी है आपकी जिंक। अब ये एनायन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका जिंकेट। मैंने आपको बताया था कि अगर एनायन कॉम्प्लेक्स होगा तो आप नाम जो है वो लिखोगे नेगेटिव में, तो आपका हो जाएगा जिंकेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो जाएगा -1, तो x -4 और +4 इसकी हो जाएगी 0। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये हो गया इसका नेम। नेक्स्ट देखो आप Na3FeOX3, Na3 तो ये क्या है आपका कैटायन है, तो इसी का नाम आप पहले लिखोगे सोडियम। अब कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का नाम पहले लिखोगे, तो OX क्या होता है आपका ऑक्सलेट होता है, तो कितने हैं ट्राई ऑक्सलेटो। अब क्या लिखोगे, आपकी एनायन है, आयरन को आप लिखोगे फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो आप इसका। OX का होता है 2-, ये हो गया -6 प्लस ये हो गया आपका +3 में आपका आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, तो इसे आपने लिख दिया F3। अब देखो COEN3, EN क्या होता है हमारा इथाइलिन डायमीन, ये होता है ईन आपका। अब देखो एक और ये रूल है, अगर आपके लिगेंड के नाम के अंदर डाई आ जाए, ट्राई आ जाए, टेट्रा आ जाए, तो आपको जब आप इसकी नोमेनक्लेचर करोगे, जब आप इसकी नेमिंग करोगे, तब आप इसको, अगर आपका डाई दिया हुआ है तो आप इसको लिखोगे बिस, अगर ट्राई दिया हुआ है तो आप लिखोगे इसको ट्रिस, 3 के लिए आप ट्रिस लिखोगे, 4 के लिए आप लिखोगे टेट्रा किस। अब आप यहाँ ये चेक करो कितने हैं आपके यहाँ पर लिगेंड, 3 है। अब जो आपका लिगेंड है उसके नाम के अंदर आपका क्या आ रहा है डाई आ रहा है, तो अब आप नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे ट्रिस से, आप ट्राई नहीं लिखोगे, आप लिखोगे ट्रिस। ट्रिस अब ये क्या नाम है इसका इथाइलिन डायमीन। उसके बाद अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब यही क्या है आपका कैटायन है, तो डायरेक्ट आप इसका क्या लिख दोगे नाम, क्या है नाम इसका कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं इसकी -2, तो ये किस में स्टेबल होगा आपका कोबाल्ट +3, तो यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, मतलब नोमेनक्लेचर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3-4 लिगेंड दिए हुए हैं, अब इसकी नेमिंग आप कैसे करोगे, सेम अल्फ़ाबेटिकली, पहले इसका नाम लिख लो एमीन, एक्वा, ये हो गया आपका ब्रोमो, और ये आपका हो गया क्लोरो। अब इसका अगर नेम करना है तो सबसे पहले आपका एमीन ही आता है, फिर ए क्या हुआ आता है, फिर बी आता है और फिर सी आता है, और प्लेटिनम आपकी क्या है सेंट्रल मेटल एटम है। तो अब आप इसका नाम करोगे तो क्या लिखोगे, सबसे पहले एमीन, एक्वा, उसके बाद ब्रोमो, आप यहाँ ब्रोमो भी लिख सकते हो, ब्रोमाइडो भी लिख सकते हो, ब्रोमो क्लोरो, उसके बाद प्लेटिनम, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है आपका कैटायन है। अब अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो प्लेटिनम तो आपका हो गया X,
ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल है, इसका चार्ज -1 और इसका भी -1, इसका मतलब प्लेटिनम आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आप यहाँ लिख दोगे 2। इस तरीके से आप सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग कर सकते हो। उसके बाद आपकी आती है वर्नर थ्योरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी, क्योंकि जो वर्नर थे उन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कवरी की थी, उसने इसके बारे में सब कुछ सारी डिटेल इन्होंने ही बताई थी। तो वर्नर ने 1898 में क्या किया था, इस थ्योरी को प्रोफाउंड किया था, मतलब खोजा था। अब इसके अंदर क्या होता है, उन्होंने सबसे पहला बताया कि जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं हमारे पास, उसमें आपकी 2 टाइप की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक आपकी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो रिलेटेड होती है आपकी ऑक्सीडेशन नंबर से, और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो रिलेटेड होती है आपके कोऑर्डिनेशन नंबर से। और जो प्राइमरी वैलेंसी है आपकी, वो जो है आपके आयोनाइजेबल होती है और नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है, मतलब कि जो आपकी मेटल है और उसके ऊपर जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है वही आपकी क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी होगी। सेकेंडरी वैलेंसी जितने लिगेंड प्रेजेंट है, नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है, तो वो क्या होगी, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, और यही आपकी होगी सेकेंडरी वैलेंसी। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है, मतलब कि जो इसके आयन्स है वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, और ये किससे सेटिस्फाई होती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से या फिर नेगेटिव आयन से। द आयन ग्रुप बाउंडेड बाय सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जितने भी हमारे लिगेंड प्रेजेंट होंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, उसकी अरेंजमेंट होगी, भाई वो क्या कितने उसमें लिगेंड हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब इसमें जैसे आपको ये दे दिया COCl3 4NH3, आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेटल लिखोगे, मेटल के साथ आप क्या करोगे, न्यूट्रल लिगेंड को बीच में लिखोगे। न्यूट्रल लिगेंड कौन सा है आपका, NH3, तो आपने लिख दिया NH3। कितने हैं यहाँ, 4 है, लेकिन अभी ये मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, यहाँ से 2 Cl अंदर लिख लोगे, 2 Cl अंदर लिखे, और फिर क्या बचा बाहर, Cl। अब आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो जो लिगेंड आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखे हुए हैं, आप उनको शो करोगे सॉलिड लाइन से, और जो आपके इस स्फीयर के बाहर लिखे हुए हैं उसे आप शो करोगे डॉटेड लाइन से। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो सॉलिड लाइन से आपको प्रेजेंट किया हुआ है NH3, ठीक है, और Cl2 भी आपको सॉलिड लाइन से प्रेजेंट किया है, लेकिन जो ये बाहर वाला Cl है इसको क्या किया हुआ है, डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करते हैं। तो ये है आपकी वर्नर थ्योरी। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जो आपके सिग्विक थे उन्होंने क्या किया था, इस कॉन्सेप्ट को दिया था। उन्होंने क्या कहा, अब देखो सबसे पहले हमें निकालना आ गया तो आप इसका मतलब समझ जाओगे। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो इसका फॉर्मूला होता है Z - X + 2Y। तो इसमें जो Z है वो जो मेटल आपकी होती है उसका एटॉमिक नंबर होता है, जो आपका X है वो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और जो Y है वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अगर आपको ये तीनों पता है तो आप EAN निकाल सकते हो। EAN क्या कहता है कि जिस सीरीज़ की मेटल होगी, सपोज करो मेटल जो है वो 3D सीरीज़ की है, तो 3D सीरीज़ में जो इनर्ट गैस आती है आपकी आती है क्रिप्टोन, और इसका नंबर होता है 36। अगर किसी का नंबर 36 आ गया, EAN नंबर 36 आएगा, इसका मतलब कि जो वो कंपाउंड है, जो वो कॉम्प्लेक्स है, वो EAN रूल को फॉलो करेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है NiCO4,
सबसे पहले ये चेक करो आप, जो निकल है वो कौन सी सीरीज़ की है, 3D सीरीज़ की है। इसका मतलब इसमें जो इनर्ट गैस है वो कौन सी है, आपकी क्रिप्टोन है। मतलब कि En आपका आना कितना चाहिए, 36। अब देखो इसका जो एटॉमिक नंबर है निकल का कितना होता है, आपका निकल का नंबर होगा 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर CO कैसी है, न्यूट्रल लिगेंड है आपका। प्लस 2 इंटू 2 के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकलेगा इसका, 4। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 28 प्लस 8 36 आ गया। इसका मतलब वो EAN रूल को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट है FeCN6। FeCN6 4 नेगेटिव। अब आपको ये इसका चेक करना है कि ये EAN रूल को फॉलो करता है कि नहीं। आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 26। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालें तो इसकी आएगी आपकी +2 और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो इसका आएगा 6। तो अब आप EAN वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर दो। एटॉमिक नंबर कितना है 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 26 माइनस 2 24 प्लस 12 आपका आ गया 36। इसका मतलब कि ये EAN रूल को फॉलो करता है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, EAN नंबर निकाल सकते हो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। अब इसकी आ जाती है एप्लीकेशन की। जो ये EAN है ये क्या काम करता है, क्या क्या इसके यूज़ हैं। इसकी हेल्प से आप कार्बोनिल कितने कार्बोनिल एटम प्रेजेंट हैं वो निकाल सकते हो, कितने लिगेंड प्रेजेंट है CO तो वो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, निकल जो है आपका कौन सी सीरीज़ का है, 3D सीरीज़ का है। इसका मतलब जो इसका EAN फॉलो होगा वो कितना होगा 36। तो EAN की वैल्यू आपकी आ गई 36। निकल का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे इसका, कोबाल्ट है तो इसका CO है, कार्बोनिल ग्रुप है, इसका मतलब 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर हमें नहीं पता तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दो इज इक्वल टू 36। यहाँ से आप कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू निकालो 36 माइनस 28 तो ये आपकी आ गई 8 और यह 2 इधर चला जाएगा तो आपका आ जाएगा 4। इसका मतलब यहाँ पर कितने कार्बोनिल प्रेजेंट हैं, 4 कार्बोनिल प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से आप कार्बोनिल निकाल सकते हो कि कितने लिगेंड इसमें प्रेजेंट हैं। दूसरा आप बता सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे VCO6 है, इसका आप EAN निकालो। VCO6 का कितना हो जाएगा, वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 23 होता है माइनस ऑक्सीडेशन 0 ही होगी क्योंकि CO क्या है, न्यूट्रल है, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 6 तो क्या आएगी आपकी वैल्यू 23 प्लस 12 आपका आ जाएगा 35। क्या ये EAN को फॉलो कर रहा है। आपको EAN के लिए कितना चाहिए था 36, मतलब कि यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसकी निकालें हम, मैग्नीज का नंबर होता है 25, ऑक्सीडेशन 0 और आपका कोऑर्डिनेशन हो जाएगा 2 इंटू 6 12 तो ये हो गया आपका 37। स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए था 36 चाहिए था, लेकिन इसके पास क्या है, एक फालतू है। तो देखो ये यहाँ पर 35 आ रहा है, इसका मतलब इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होता है रिडक्शन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होता है
ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो क्या होते हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिडक्शन करते हैं वो आपके होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से आप EAN निकाल सकते हो। यही था हमारा लास्ट टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।